नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे क्योंकि परीक्षा आपके जुलाई के माह में ये प्रस्तावित है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पूर्व आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक का। देखिए दोस्तों, जो हमारा एलटी का जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो भाग 1 है, भाग 1 का महत्वपूर्ण टॉपिकों को अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद सभी टॉपिकों को मैं लेके चलूँगा। देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए, जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, तो ये भारत की क्या थी, आपकी दूसरी शिक्षा नीति थी, ठीक है। अब इसको लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, जबकि हमारे पास 1968 में जो हमने शिक्षा नीति बनाई थी, जो प्रथम शिक्षा नीति बनाई थी वही बहुत थी। तो उस शिक्षा नीति में कुछ ऐसी चीज़ें रह गई थी जो कि उसमें सुधार करने के लिए कहीं न कहीं विवश होना पड़ा, या कहीं उसके जो दोष थे या उसके गुण थे, उनमें जो कमियाँ आ रही थी, उन कमियों को कहीं न कहीं दूर करने के लिए इस शिक्षा नीति को कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट में लाया गया, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है। देखिए, अब इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, किसी भी अगर मैं बात करूँ, किसी भी राष्ट्र को अगर प्रगति पथ पर अगर अग्रसर होना है या उन्नति करनी है, या किसी देश काल परिस्थिति में अगर भी कोई भी राष्ट्र जब उन्नति करता है, तो उसके उन्नति के पीछे जो सबसे मजबूत जो जड़ें होती हैं वो वहाँ की शिक्षा होती है। उस राष्ट्र की शिक्षा से ही वो राष्ट्र क्या करता है, प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर रहता है। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण और उसके विकास में शिक्षा नीति महत्वपूर्ण भूमिका ये निर्वाह करती है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण ये भूमिका होती है। देखिए, हम अगर कहते हैं कि हम प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, या फिर हम कहें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम विकसित हो रहे हैं, तो ये किस वजह से हो रहा है? जब हमें शिक्षा का ज्ञान है, हम जब शिक्षा से उन चीज़ों को खोज पा रहे हैं या कहीं उन चीज़ों का विकास कर पा रहे हैं, यही उस देश की क्या होती है, बैकबोन, या हम अगर कहते हैं तो कहीं न कहीं वो महत्वपूर्ण जड़ जो होती है वो आपकी शिक्षा होती है। हमारे राष्ट्र में हर एक शासनकाल में शासकों ने अपने आदर्श और दर्शन पर आधारित शिक्षा नीति का क्या है, निर्माण किया। अगर आप देखोगे, चाहे हमारे देश में चाहे ब्रिटिशरों ने राज किया हो, चाहे मुगलों ने राज किया हो, या फिर हमारे देश में जितने भी शासक रहे हैं, जो राजा रहे हैं, उन लोगों ने अगर शासन किया भी हो, तो उन्होंने अपने आदर्श या कहें जो दर्शन था या कहें जो शिक्षा थी, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उन्होंने अपने शासनकाल में उन चीज़ों का प्रयोग करा, जिससे कि समाज, राष्ट्र और राज्य कहीं न कहीं खुशहाल हुआ। ये इसलिए हो पाता है जिससे कि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं बेहतर और सही ढंग से कहीं न कहीं कार्य कर सके। ये तमाम चीज़ें हर समय हर राजा के माध्यम से इस चीज़ को प्रयोग में लाया गया, ठीक है। शिक्षा ही एक मात्र साधन है जो क्या करता है, व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक बनाने में कहीं न कहीं सहायता करती है। देखिए, जब हम शिक्षित होते हैं तो हम एक शिक्षित समाज का, एक बेहतर समाज का क्या है, निर्माण कर सकते हैं, और एक ऐसे व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं जो समाज के हितों में और देश काल परिस्थितियों में वो क्या करता है, अपनी क्षमताओं की वजह से वो कहीं न कहीं वो सहायता समाज में वो करता है। अब देखिए, हम शिक्षा के माध्यम से क्या करते हैं, एक आदर्श नागरिक बनाने में कहीं न कहीं सहायता हमें क्या कौन करती है, शिक्षा करती है। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, ये सारा जो कुछ निर्धारण करती है, वो आपकी शिक्षा ही करती है। शिक्षा हमें ऐसा बना देती है जिससे कि हम स्वयं की आवश्यकताओं की परिपूर्ति करते करते हुए स्वयं को समाज में स्थापित कर सकते हैं। देखिए, आप लोग अभी जितना भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ एक क्या जॉब पाने के लिए, और साथ ही जब आप जॉब पा लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्वयं की आवश्यकताएँ हैं, कहीं न कहीं उनकी आप परिपूर्ति कर सकते हो। अपने माता-पिता की कर सकते हो, अपने समाज की कर सकते हो, अपने परिवार की कर सकते हो, अपने गाँव की कर सकते हो। ये क्या है, कि जब ये सारा कुछ किससे होता है? एक शिक्षक
जब बनता है तो उससे क्या होता है, शिक्षक स्वयं वही नहीं जुड़ता, उसका परिवार जुड़ता है। उसकी जो परिवार में जब उसने जिस बच्ची से शादी करी है तो उसके फैमिली भी उससे जुड़ती है, उससे समाज भी उससे अपेक्षाएँ रखता है, और उससे जो जिस मोहल्ले में रहता है वो भी अपेक्षाएँ रखता है। कहीं न कहीं ये क्या होती है, शिक्षा कहीं न कहीं हमें क्या करती है, आत्मनिर्भर बनाती है। जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, उनकी परिपूर्ति करती है और समाज में कहीं न कहीं हमें एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित ये कर देती है। और हर काल में शिक्षा नीति में का क्या रहा है, महत्वपूर्ण ये दबदबा रहा। अगर कहें हर काल में शिक्षा नीति का महत्व ये रहा है, चाहे वो आपकी 1968 की हो या फिर 1986 की हो या 1982 1992 की जो आई थी जिसमें संशोधन किए गए थे, या कहें एनईपी 2020 की अगर हम बात करें, तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कहीं न कहीं शिक्षा में संशोधन हर हमेशा होते रहे। इस समय की माँग के अनुसार क्या होता है, शिक्षा के अंतर्गत निर्माण या कहें उसमें संशोधन होते रहे। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की, अगर बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इतिहास अगर हम देखें, दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो देश आज़ाद होने के बाद राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए सरकार ने क्या करा था, नेशनल एजुकेशन की यहाँ पर आवश्यकता समझी। देखिए, हमारा जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने थी कि भैया हम अपने राष्ट्र को प्रगति पथ में किस प्रकार से अग्रसर करें। देश तो आज़ाद हो गया और देश के प्रति लोगों की भावनाओं को विकसित करना, देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, ये तमाम चीज़ें किसके माध्यम से होगी? तो ये कहीं न कहीं एक एजुकेशन के माध्यम से वो चीज़ें समझाना बहुत ही सरल हो जाता है। और इससे क्या होता है, देश क्या होता है, विकास के प्रगति पथ पर निरंतर क्या होता है, अग्रसर होता है। हम बात करें कि हम विश्व गुरु बनने की हम जब बात करते हैं, तो वो विश्व गुरु कब बनेगा? जब हमारा देश संपूर्ण रूप से न क्या होगा, शिक्षित हो जाएगा। हम कहीं न कहीं अच्छे समाज का, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, तभी ये संभव हो सकता है। देखिए, जब मैंने कहा कि नेशनल एजुकेशन की ये आवश्यकता पड़ी जिसमें हमारा देश आज़ाद हुआ, देखिए जनवरी 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो रहे थे उस टाइम पे, श्री राजीव गांधी ने ये घोषणा की गई थी कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी तैयार की जाएगी, ठीक है? जिसमें ये दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में। तो ये कि कौन से वो प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी तैयार की जा रही थी, वो आपकी श्री राजीव गांधी ने यहाँ पर नई शिक्षा नीति तैयार की जाने की यहाँ पर क्या की थी, घोषणा कर दी। अगस्त 1985 में भारत सरकार ने एक दस्तावेज या कहें पत्र, चैलेंजिंग ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी को यहाँ पर तैयार करा, एक पत्र यहाँ पर जारी किया गया। जो ये शिक्षा नीति थी, दूसरी जो शिक्षा नीति अगर हम देखें, संपूर्ण रूप से इसको क्या किया था, ये पार्लियामेंट में इसको क्या किया था, पार्लियामेंट में हो गया और देश की जनता के सामने इसको रखा जाएगा। तो ये इसमें चीज़ों को कहा गया था कि भैया हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं वो हम सदन में भी रखेंगे और देश के समस्त वो नागरिकों के सामने भी इसके रखा जाएगा जो हम तैयार करें। आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये दूसरी जो शिक्षा नीति थी, इस शिक्षा नीति को जो बनाया गया था वो पूरी तरीके से इंग्लिश में इसको किया गया था, इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और ये जो था 19 पृष्ठों के अंग्रेजी में छपे एक दस्तावेज, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो थी 1986 को ये जारी कर दिया गया था, ठीक है? ये जारी कब कर दिया गया था? 1986 को। अब एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, देखिए जब इसको जनता के सामने रखने की जो बात करी थी, तो ये 1 मई 1986 को भारत सरकार ने क्या करा था, 19 पृष्ठों के अंग्रेजी में छपे हुए एक दस्तावेज को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में क्या कर दिया, जारी कर दिया। अब ये कब रखा गया था भारत सरकार के सामने, ये प्रस्ताव बना के तैयार कब किया गया था? तो आपको बताना चाहिए 1 मई 1986 को भारत सरकार के सामने क्या करता, 19 पृष्ठों की क्या करता, अंग्रेजी में छपा हुआ एक ये दस्तावेज रखा गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को ये जारी कर दिया गया। आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो नेशनल पॉलिसी का जो मेन उद्देश्य है, दूसरी जो शिक्षा नीति लाने का जो उद्देश्य था, तो इसमें देश के सभी वर्गों को समान शिक्षा देने का यहाँ पर क्या गया था, प्रस्ताव इसमें रखा गया। बेसिकली अगर देखें तो इसमें जो जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, या जितने भी जनजाति हैं, पिछड़ा वर्ग है, तो उन वर्ग
को शिक्षा के मुख्य धारा में कहीं न कहीं प्रभावित करने का मेन उद्देश्य था। साथ ही अगर मैं बात करूँ नारी शक्ति को कहीं न कहीं बढ़ावा देना और नारी को भी कहीं न कहीं इसमें शिक्षित करना, और यदि हम बात करें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को भी कहीं न कहीं महत्व इसके अंतर्गत दिया गया था। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अगर जब बात कर रहा हूँ कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो आपको बता दूँ, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डेवलपमेंट MHRD ने किया गया था, इसे जारी किया, जिसको हम कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किया गया सुचारू रूप से इसे लागू करने के लिए क्या किया गया था, यहाँ पर एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार किया गया था। प्रोग्राम फॉर एक्शन 1987 को भी ये क्या कर दिया गया था, तैयार कर दिया था। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब बेसिकली अगर हम देखें कि ये एजुकेशन पॉलिसी की क्या फैक्टर हैं, और अगर हम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिस विशेषताओं को लेकर यह शिक्षा नीति का क्या किया था, निर्धारण किया गया था। इसमें कुछ आप देखोगे 7-8 पॉइंट हैं। ये 8 पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ये इस शिक्षा नीति को पूरी तरीके से जो चीज़ें अमेंडमेंट करी गई थी, जो मुख्य विशेषताएं इस शैली की थी, वो शैली की मुख्य विशेषताएं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा जो बनाई गई जो वीडियो है कहीं न कहीं आपको हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगती है तो कमेंट भी अवश्य करें। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं, जिस लिए इस शिक्षा नीति को तैयार किया गया। देखिए, इसमें एजुकेशन फॉर इक्वलिटी की बात की गई थी कि समानता के लिए शिक्षा, समानता के लिए शिक्षा की बात करके सभी को शिक्षा। अभी हम इस पे अलग-अलग जो पॉइंट हैं, सभी पॉइंटों पर मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है? एजुकेशन और इक्वलिटी की समानता के लिए अगर हम बात करते हैं, तो दूसरा जो रखा गया था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नारी शक्ति, वुमन एजुकेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है? इसको नोट डाउन करते हुए तीसरा जो था एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट की अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई थी, और एजुकेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पर क्या कहते हैं, शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर रखा गया था। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लास की, अगर हम बात करें पिछड़े वर्गों के लिए भी शिक्षा को यहाँ पर रखा गया था। वहीं छठा पॉइंट जो था वो था एजुकेशन फॉर एडल्ट, वयस्कों के लिए भी शिक्षा अनिवार्य यहाँ पर होनी चाहिए। एक व्यक्तित्व का जो निर्माण करती है वो शिक्षा के ही द्वारा किया जाए। यहाँ पर नवोदय विद्यालय की अगर बात करें, नवोदय विद्यालयों को भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें आप देखोगे जो बच्चा पढ़ने में होशियार है उन बच्चों को इस विद्यालय में क्या किया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा। वहाँ छात्रावास की व्यवस्था के लिए सारा जो खर्च है अगर राज्य और केंद्र सरकार के वो चीज़ें इसको उठाएंगी। ठीक है? अब यहाँ पर कहते हैं कि जो एग्जाम सिस्टम है उसकी जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली की यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है? यहाँ पर जो दिया है, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से आप क्या समझते हैं, ये जो प्रश्न है उन प्रश्नों का यहाँ पर क्या है, उत्तर यहाँ पर आपके सामने है। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर समानता के लिए शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा, देश के हर नागरिक को बिना भेदभाव के समान रूप से शिक्षा या उपलब्ध होनी चाहिए, और सभी को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे कि सफलता के समान अवसर सभी के मिल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अभी हम जब ये 1986 की जो शिक्षा नीति आई, इससे पूर्व अगर हम देखें तो पहले शिक्षा समान रूप से नहीं दी जाती थी, उसमें भेदभाव किया जाता, उसमें जातिगत चीज़ों को भी क्या कहीं न कहीं देखा जाता। सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखते हो, जिसमें बाबा साहब को शेड्यूल ट्राइब एससी कैटेगरी के वो थे, ठीक है, दलित समाज से वो आते थे, जब उनको विद्यालय में प्रवेश नहीं किया करने देते थे, कक्ष में उनको बैठने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से उनको क्या करते थे, जब वो स्कूल जाता था तो वहाँ के जो शिक्षक थे उनको क्या करते थे, बाहर बैठा दिया करते थे। तो ये समानता के लिए शिक्षा ये बहुत ज़रूरी है कि हर किसी व्यक्ति से, देश का अगर कोई भी जाति धर्म विशेष के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को, नागरिकों को बिना भेदभाव के क्या करें, समान रूप से यहाँ पर शिक्षा क्या करनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। ये चीज़ें कौन कह रहा है, ये आपकी जो दूसरी जो हमारी शिक्षा नीति थी उसके माध्यम से किया जाए।
सभी को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए और जिससे कि सभी को क्या हो, समान अवसर यहाँ पर मिल सकते हैं, सफलता के क्या मिल सकते हैं, सभी को समान अवसर यहाँ पर दिए जाने, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें अमेंडमेंट की गई थी। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नारी शिक्षा की, अगर नारी शिक्षा को अगर हम शिक्षित कर दें, तो जो समाज है, समाज की दिशा और रूपरेखा ही पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती। कहा जाता है कि माँ बच्चे की क्या होती है, पहली पाठशाला ये होती है। आप सभी लोग अगर हम बात करें, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, उसके बाद जब हम पैदा होते हैं, जब पैदा होते हैं तो हमारे को हर चीज़ों से रूबरू जो कराती है वो हमारी माँ होती है। वो हमें हँसना अच्छा है, बुरा है, पहली चीज़ें जो जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, वो सारी चीज़ों का ज्ञान जो हमें देती है वो हमारी माँ होती है। माँ को यदि हम शिक्षित कर दें, नारी को अगर हम शिक्षित, अगर नारी शिक्षित होगी तो संपूर्ण समाज को शिक्षा मिल जाएगी। ये इस शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा गया है, वास्तव में ये सही भी है। नारियों की जो अशिक्षा को दूर करने के लिए यहाँ पर क्या कहता है कि लिए सहायक सेवाएं और मॉनिटरिंग की जाएगी। यहाँ पर ये कहा गया कि जो नारी है, नारी को हम यहाँ पर शिक्षित अवश्य करेंगे, साथ ही उसकी जो अशिक्षा है कहीं न कहीं उस अशिक्षा को हम दूर करके सहायक सेवाएं और साथ ही उसके साथ मॉनिटरिंग की भी यहाँ पर की जाएंगे। और सहायक सेवाओं के अंतर्गत जो क्या-क्या है, चिल्ड्रन केयर केयर जो चिल्ड्रन केयर सेंटर की भी यहाँ पर क्या किया गया स्थापना इसके अंतर्गत की जाएगी, जिससे कि जो महिलाएँ हैं, महिलाओं को भी हम आर्थिक रूप में भी क्या ज्ञान के रूप में भी सशक्त कर सकते हैं। वो भी पुरुषों के समान क्या कर सकती हैं, देश में देश के हितों को या देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका वो निर्वाह कर सकती हैं। ठीक है? अब जब हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, दोस्तों इस सबसे बड़ा उदाहरण, बहुत से बच्चों को इससे बुरा भी लगेगा मगर ये सत्य है। देखिए, अगर अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा की अगर हम बात करें, थोड़ा-सा हम पीछे चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, अगर हम 300 सालों की अगर बात करें, अगर आप वैदिक काल में जाओगे या इससे पूर्व अगर देखोगे, तो शिक्षा में सिर्फ़ एक ही समाज का क्या रहा, वर्चस्व रहा, ठीक है? अपर कास्ट का हमेशा क्या रहा, इसमें वर्चस्व रहा। 300 सालों से क्या करा, इस समाज को जो बैकवर्ड एरिया के हैं या दलित हैं या भी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं या जनजाति समाज के जितने भी लोग हैं, उनको कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित रखा गया। आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि कहा जाता था कि भैया यदि कोई शूद्र या कोई अन्य छोटा समाज का अगर व्यक्ति वेदों को सुन ले या उनको पढ़ ले तो उसकी जीवा काट दी जाएगी, उसके कानों में पिघलता हुआ जो शीशा को डाल दिया जाए। तो कहीं न कहीं जो अपर कास्ट के लोगों ने तो कि शिक्षा को अपने सीमा तक बाँध के रखा था। वो नहीं चाहते थे कि समाज के अन्य लोगों को भी यहाँ शिक्षा दी जाए। अब ये जो धारणा थी, ये धारणा को दूर किसके द्वारा की गई थी? जो अशुद्धियाँ थी, ये आपकी जो शिक्षा नीति 1986 की जो थी, इसने क्या कर दिया था, बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट लाया गया था कि जितने भी समाज के जितना भी तबका है, वो चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर यहाँ पर दिए जाए, शिक्षा के, सफलता के समान अवसर दिए जाएँ और सभी को अपने जीवन को निर्वाह या एक अच्छी दिशा और एक अच्छा समाज निर्माण करने में हर कोई अपनी सहभागिता यहाँ पर दे सके। तो इसीलिए अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, नई शिक्षा नीति में अनुसूचित जातियों की शिक्षा का विकास कर उन्हें जातियों के समान शिक्षित करना है। ठीक है? जितने भी अन्य जाति हैं, जब अपर कास्ट के समान उनको क्या करना है, शिक्षा देनी है। क्योंकि मैंने आपको बाबा साहब का अम्बेडकर का उदाहरण दिया था, तो कहीं न कहीं आप इन चीज़ों को समझिए। अगर आप आज देखते हो, अगर एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी लोगों को अगर थोड़ा-सा भी आज जो आरक्षण मिलता है, तो उसमें जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनको थोड़ा-सा दर्द होना शुरू हो जाता है। वो ये लोग नहीं सोचते हैं कि भैया 300 सालों तक हमने ही शिक्षा पर राज किया था और अगर आप देखोगे 2% या 3% ही आपके जो सरकारी शिक्षाएँ, सरकारी नौकरियाँ होती हैं, सरकारी नौकरियों में ही क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखोगे, अलग हर क्षेत्र में देखोगे, तो वहाँ पर तो वो चीज़ें नहीं मिलती, तो वहाँ पर तो ये नहीं कहते हैं कि भैया यहाँ पर इन समाज के लोगों को भी रखा जाए, मगर यहाँ पर थोड़ा-सा भी समाज में जो अन्य समाज के व्यक्ति हैं, अगर उनको थोड़ा-सा ऊपर उठते हुए ये लोग नहीं देख सकते हैं, तो ये हकीकत भी है, ठीक है? इससे हर कोई बच्चे को अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अशिक्षित है, उसका मानसिक स्तर सही नहीं है। शिक्षा का महत्व थोड़ा समझिए। इसके लिए इनके लिए क्या किया गया है कि इनको समान शिक्षा जो अन्य जाति के समान उनको क्या है शिक्षित करना चाहिए। तो इसके लिए छात्रवृत्ति जैसे चीज़ों को यहाँ पर लाया गया, जिससे कि बच्चे स्कूल पढ़ सकते हैं। स्कॉलरशिप की
और अध्यापकों की यहाँ नियुक्ति और स्कूलों का जो प्रबंधन है, चाहे आंगनवाड़ी सेवाओं और अडल्ट एजुकेशन केयर सेंटर की भी यहाँ क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, जिससे कि इस समाज के व्यक्तियों को भी क्या किया जा सकता है, मुख्य धारा में कहीं न कहीं प्रभावित किया जा सकता है। चाहे अध्यापकों की नियुक्ति की बात करें, स्कूल प्रबंधन की बात करें या आंगनवाड़ी की बात करें, तो ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप 4th पॉइंट देख पा रहे होंगे, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी शिक्षा। जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के तर्ज पर जो तमाम चीज़ें होनी थी, वही आपकी अनुसूचित जातियों की तरह ही अनुसूचित जनजाति को भी यहाँ पे किया गया, शिक्षित और विकसित करना ये चाहिए, उनको विकास होना चाहिए, उसके लिए वह भी सब प्रबंधन की आवश्यकताएँ उनको भी ज़रूरत है, जो कि अनुसूचित जाति के लिए होंगे, वही उनके लिए भी। वो भी विकास में अपनी कहीं न कहीं सहभागिता दे सकते हैं, अपने जीवन का स्तर को अच्छा बना सकते हैं और उनके लिए नई-नई योजनाएँ बनाई जाएँगी और साथ ही उन्हें लागू भी किया जाएगा, ये चीज़ें थी। जब हम बात करते हैं कि पिछड़े वर्ग के लिए, देखिए जो पिछड़ा वर्ग चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर हम कहें ईडब्ल्यूएस, तो हर किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता। हमारे देश की ग्रामीण जो जनता शिक्षा के मामले में क्या हो रही है, आज भी पिछड़ती हुई है। अगर हम आज 21वीं सेंचुरी में जी भी रहे हैं, तो अगर आप भारत का शिक्षा का अगर ग्राफ निकालोगे, तो उसका प्रतिशत निकालोगे, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का अगर प्रतिशत निकालोगे, तो आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा है, कहीं न कहीं वो आज भी लोगों से कोसों दूर है। क्योंकि भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक परिस्थितियाँ न होने के कारण वहाँ पर जो मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं, वो उपलब्ध ना होने के कारण वो ये क्या है, वो शिक्षा से वंचित है। देखिए, हम जहाँ पर पिछड़े वर्ग के लिए संसाधनों की कमी के कारण क्या होता है, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और शिक्षा ग्रहण करने में वो असमर्थ होते हैं। क्योंकि वो वैसे ही हर चीज़ से दबे हुए होते हैं और शिक्षा ग्रहण करने में भी वो कहीं न कहीं कतराते हैं या कहें वो चीज़ें उनके पास चीज़ें नहीं होती जिसके लिए वो क्या कर सकते हैं, शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहें जैसे आपके व्यवसायी शिक्षा को लानी चाहिए, तकनीकी शिक्षा को वहाँ पर लानी चाहिए, विशेष उसको एजुकेशन पर क्या करना चाहिए, विशेष बल यहाँ पर दिया जाना चाहिए कि भैया इन शिक्षाओं से क्या हो सकता है, आपके जो पिछड़े वर्ग को तकनीकी क्षेत्र में या व्यवसायिक क्षेत्र में भी उनको लाना चाहिए। जब हम बात करते हैं वयस्क शिक्षा, जो वयस्क बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा कहते हैं। वयस्कों की शिक्षा के लिए हमारे देश में आज भी बहुत से सारे जनसंख्या में निरक्षर हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि हम आज अगर 20वीं सदी में अगर हम आज विश्व गुरु बनने की जब बात करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं। विश्व गुरु खाक बने हैं, जब तक हम विश्व गुरु कब बनेंगे, जब हमारे देश में सभी लोग क्या होंगे, शिक्षित होंगे, हर कोई शिक्षा से वंचित नहीं होगा। तो तभी हम क्या होते हैं, अपने राष्ट्र नीति निर्माणों का क्या कहते हैं, भाग्य या कहें वो विधाता ये बन सकते हैं। तो अभी तक तो हम विश्व गुरु की श्रेणी में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हमारे देश में जो आधी से आधी जो जनसंख्या है, वो क्या है, अभी अनपढ़ों की जमात अभी हमारे देश में भरी पड़ी है। अतः ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों में जो प्रौढ़ और वयस्कों की शिक्षा पर भी यहाँ पर क्या दिया, बल दिया जाना चाहिए और साथ ही इसके लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना है, जिससे कि वयस्कों को भी शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, कहीं उनको लाया जा सके। अब देखिए, यहाँ पर विशेष कर जो 7वां पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि नवोदय विद्यालयों की यहाँ पर स्थापना की। देखिए, देश भर के हर क्षेत्र में क्या किया जाएगा, जो जितने भी मेधावी छात्र हैं, तो उनके लिए क्या है, नवोदय विद्यालय यहाँ पर खोले जाएंगे। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत ये कहा गया था, जिनके छात्र छात्रावासों में ही वो रहेंगे। देखिए, यहाँ पर हॉस्टल व्यवस्था इसमें दी गई है, जो नवोदय विद्यालयों में कि भैया जो मेधावी छात्र हैं उनका चयन होकर ये जो नवोदय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में ही वो क्या है ना, छात्रावास में रहेंगे, निःशुल्क शिक्षा वो ग्रहण करेंगे। यहाँ यहाँ विद्यालय केंद्रीय विद्यालयों से ये अलग हो, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, राजीव गांधी या जो भी होते हैं, इन विद्यालयों से, सेंट्रल विद्यालयों से नवोदय विद्यालय की जो परिपाटी होगी, जो उसकी दिशा होगी, वो अलग होगी। ठीक है, जब हम बात करते हैं शिक्षा प्रणाली से, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें प्रणाली की बात करें, शिक्षा प्रणाली में सुधार करके अंकों के स्थान पर यहाँ पर ग्रेड का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, पहले क्या दिया जाता था, अंक दे, जैसे अगर मान लीजिए 500 नंबर का पेपर है, 500 नंबर में से ही आपको क्या देते अंक दिए जाते थे। जैसे हाई स्कूल में आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्टों में 600 से ही आपका क्या बनता था, अंकों का प्रतिशत यहाँ पर बनता था कि वो बच्चा कितना प्रतिशत। अब यहाँ पर क्या किया गया है, ये नई शिक्षा नीति के अंदर कहा जा रहा है कि भैया इसमें ग्रेड सिस्टम होना चाहिए और कोई भी बच्चा इसमें फेल नहीं होना चाहिए, किसी को भी फेल नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा
की मान्यता किस प्रकार से रहती है। यहाँ पर देखिए एजुकेशन की हम बात करें, उसके डिफरेंट टारगेट की अगर कहें, सेक्टर की बात करें, तो वो सेक्टर क्या है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए जो पहली जो शिक्षा है, अगर हम प्रारंभ अगर हम कहें कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था की जो शिक्षा होती है, तो चिल्ड्रन केयर एजुकेशन, ठीक है, ये जो है उसके बाद जो दूसरी शिक्षा के अंतर्गत जो उसका जो प्रारंभिक स्तर की अगर हम बात करें, तो जो विभिन्न स्तर हैं वो स्तर क्या हो गए, प्रारंभिक शिक्षा, जिसे हम प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं। उसके बाद क्या आता है, हायर एजुकेशन की बात करें, उच्च शिक्षा यहाँ पर दी जा रही। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि रूरल यूनिवर्सिटियाँ, कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सिटियों को हम ओपन करेंगे। वहीं आपके टीचर एजुकेशन की बात करें तो एक कुशल शिक्षक को यहाँ पर लाने की बात की गई इस समाज में, जिससे कि वो दिशा उसकी बदल सके। ये और तकनीकी प्रबंधन, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन की यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर इसके प्रत्येक पक्षों को या उसके बिंदुओं को हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आरंभिक बाल्य अवस्था की जो शिक्षा है, उस शिक्षा को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ये अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, बच्चे को उचित यहाँ पर जो पोषण होता है, वो स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक और मानसिक तौर पर और नैतिक तौर पर उसे किया जाता है। उसकी आवश्यकताओं की क्या होती परिपूर्ति होने होती है। ठीक है, उसको किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए, ये चीज़ें हैं। ठीक है, उसको ग्रोथ किस प्रकार से उसमें लाई जाए, और इस अवस्था में बच्चे का हर प्रकार का क्या होता है, विकास यहाँ पर किया जाता है। बच्चे का प्राथमिक विकास जो होता है, अगर उसका संपूर्ण नैतिक और कहें शारीरिक जो विकास होता है, वो आरंभिक बाल्य अवस्था में ही उसकी क्या होती है, सारी चीज़ों का क्या होता है, निर्माण किया जाता है। उसके शारीरिक बहुमुखीय जो उसका स्वर्णांगीण विकास किया जाता है। तो देखिए, चाहे वो पोषण के रूप में हो या स्वास्थ्य के रूप में हो, सामाजिक या नैतिक तौर पे उसमें किया गया था। इससे क्या होता है, वह एक आदर्श समाज में एक प्राणी बन सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भैया जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने वाला वो बंदा है, जिसमें समाज के नियम कानून चीज़ों से वो क्या होता है, बधा होता है, इसीलिए वो सामाजिक प्राणी के रूप में हम उसको जानते हैं। ठीक है, अगर हम देखें प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें, तो प्रारंभिक शिक्षा क्या है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रारंभिक शिक्षा अथवा प्राइमरी एजुकेशन, इस अवस्था में बालक पर क्या था, अधिक से अधिक ये इसमें ध्यान रखा जाएगा, ये इसमें कहा गया। जैसे जो बच्चा 14 वर्ष की अवस्था तक 14 अवस्था तक के सभी बच्चों को स्कूल में उनको क्या है, दाखिला दिया जाएगा, और शिक्षा की गुणवत्ता में अधिक से अधिक सुधार करने के यहाँ पर प्रावधान रखे गए। और पूरे देश में प्री एजुकेशन की समस्या में जो समस्याएं आ रही हैं, जो उसमें दोष आ रहे हैं, उनको सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की यहाँ पर क्या की थी, शुरुआत की थी। इस अभियान को लाया गया कि ब्लैक बोर्ड या कहें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, ये प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाली कमियों, गुण, दोषों को दूर करने में ये अपनी क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाह करती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत क्या होगा, माध्यमिक शिक्षा की हम बात करें, इसके अंतर्गत एक आदर्श नागरिक के निर्माण के लिए सेकेंडरी एजुकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण। हम एक अच्छे छात्र को या अच्छे समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व का अगर हम निर्माण करते हैं, वो माध्यमिक शिक्षा से ही वो चीज़ संभव हो पाती है। इसीलिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को क्या है, बढ़ावा देने के लिए जैसे नवोदय विद्यालयों की यहाँ पर क्या की स्थापना की गई, जिससे कि छात्र हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली और छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाएगी। देखिए, माध्यमिक शिक्षा से ही बच्चे में नैतिकता के गुणों का विकास होता है, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एक अच्छे समाज का निर्माण वो बच्चा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो माध्यमिक शिक्षा है, वो एक आदर्श नागरिक के निर्माण में अपनी भूमिका को निर्वाह ये करता है। यह देखिए, अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की बात करते हैं, तो उच्च शिक्षा के हायर एजुकेशन में क्या होता है, मेधावी छात्रों को ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो हायर एजुकेशन की अगर बात, उच्च शिक्षा, ये एजुकेशन पॉलिसी कह रही कि भैया जो मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने में होशियार हैं, उन्हीं को क्या दी जाएगी, उच्च शिक्षा में यहाँ पर एडमिशन उनको या कहें शिक्षा प्रदान की जाएगी, और विश्वविद्यालय में शोध कार्य पर भी उसमें बल दिया जाएगा।
ठीक है? जो बच्चे होशियार हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी, उच्च शिक्षा और साथ ही उनको भी स्रोत कार्य जैसे पीएचडी का वो है या एमएड है या एमफिल है कि जो स्रोत कार्य हैं उनमें भी उनको उनको क्या दिया जाएगा, बल दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त कृषि, चिकित्सा और लॉ, तकनीक या कहीं व्यवसाय क्षेत्रों में भी नवीन पाठ्यक्रमों को लागू किया जाएगा। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं 1986 की जो द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें जो सब्जेक्टों पर जो जोर दिया गया है उच्च शिक्षा में, अगर मैं कहूँ आपके एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो या लॉ हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर आपके व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है, उसमें भी कहीं न कहीं नवीन पाठ्यक्रमों को यहाँ पर क्या है, जोड़ा जाने की यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है? देखिए, अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे दृष्टिकोण से आप भी देखिए कि भैया यहाँ पर ग्रामीण विश्वविद्यालय, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा देने के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएँगे। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का जो प्रस्ताव था वो कौन-सी शिक्षा नीति के अंतर्गत है? पहली, दूसरी, तीसरी? तो आपको पता होना चाहिए दूसरी शिक्षा नीति के अंतर्गत ये प्रस्ताव रखा गया था कि जो ग्रामीण आंचल के जो क्षेत्र हैं, जो तो उन दूरस्थ क्षेत्रों में भी क्या होगा, विश्वविद्यालयों को यहाँ पर खोला जाएगा और ये प्रावधान इसमें रखा गया था, ठीक है? जिसमें महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन के सिद्धांतों को यहाँ पर मान्यता मिलेगी और देश का प्रथम प्रथम समाज समाज देखिए सॉरी देश का जो प्रथम ग्रामीण विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो किस स्थान पर थी, किस तिथि को हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए। देश का जो प्रथम ग्रामीण विश्वविद्यालय था वो आपका चित्रकूट में नानाजी देशमुख ने इसका क्या किया था, आपका उद्घाटन किया था। और ये किस तिथि को इसको बनाया गया था, तो आपको पता है इसका इनॉग्रेशन जो किया था, इसका उद्घाटन किया गया था वो आपके 26 जनवरी 2005 में क्या कहता है, भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय यहाँ पर खोला गया था। अब शिक्षकों की बात करते हैं। जो 1986 की जो द्वितीय शिक्षा नीति है उसमें शिक्षकों की शिक्षा पर जोर देने की यहाँ पर बात की गई है। इसके अंतर्गत देश के शिक्षकों को नई नई जानकारी और शोध करने का यहाँ पर अवसर यहाँ पर दिया जाएगा, जिससे कि उनकी जो शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं न कहीं सुधार हो और जिससे कि भविष्य में भी शिक्षा प्रदान करने में आने वाली जो कठिनाई है उनसे बचा जा सकता है। देखिए, अगर एक शिक्षक बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिख कर आ रहा है, वो क्या कर सकता है, वो जो समाज में एक समाज का, अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को नई दिशा, उनके बौद्धिक या सर्वांगीण विकास में वो अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। कहीं न कहीं उसको नई-नई जानकारियों से क्या करना, परिपूर्ण कराना और साथ ही उसको जो होते हैं स्रोत कार्य होते हैं उसमें भी उसकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बात की गई है, ठीक है? और जब ये तमाम चीज़ें, जब शिक्षक ज़्यादा ज्ञानवान होगा तो उससे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किससे होगा, जो आने वाले जो छात्र हैं उस विद्यालय में जो पढ़ेंगे उन बच्चों को कहीं न कहीं मुख्य धारा में वो शिक्षा ले आता है, ठीक है? जब हम बात करते हैं कि तकनीकी एवं प्रबंधन की शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसे शिक्षण संस्थान खोले जाएँगे जिससे मानव और मानव द्वारा बनाए गए यंत्रों से वो अधिक से अधिक लाभ उठा पाएगा। देखिए, हम तकनीकी विश्वविद्यालयों की अगर जब बात करते हैं, तकनीकी प्रबंधन और शिक्षा की बात करें, जैसे आपके आईटीआई कॉलेज हैं या कहीं फिर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो इन कॉलेजों को खोला जाएगा जो हमारे इंसान द्वारा जो बनाए गए जो गैजेट हैं, जो ये यंत्र हैं, उन यंत्रों को अधिक से अधिक वो क्या कर सकते हैं, उनको सीख सकता है और उनका अधिक से अधिक क्या कर सकता है, वो लाभ उठा सकता है। ये तमाम चीज़ें किसके माध्यम से होंगी? ये तकनीकी प्रबंधन शिक्षा के माध्यम से। वहीं प्रबंधन शिक्षा में मानवीय क्रियाओं के संचालन के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो प्रबंधन शिक्षा से प्राप्त होगी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। इसके जो मैंने आपको ये 7 फैक्ट बताए, ये जो इसके क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो इसके क्या है, विभिन्न स्तरों की हम बात करते हैं। और जो ये शिक्षा नीति थी, इस शिक्षा नीति में क्या जो सिफ़ारिशें रखी गई थी, वो सिफ़ारिशें ये थी, क्या थी आपके जो एजुकेशन फॉर इक्वलिटी की बात की है, वुमेन एजुकेशन की बात की है, एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट की जाएगी, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब की बात की, एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करी जाएगी, या कहीं पे एजुकेशन ऑफ एडल्ट की बात की, नवोदय विद्यालय की बात की, एग्जाम सिस्टम की बात की। तो ये इसकी क्या थी, आपकी जो सिफारिशें इसमें ये रखी गई थी। आप ये समझ पा रहे होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट और या फिर सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखिए, इस पूरी शिक्षा नीति का जो निष्कर्ष अगर हम कहें किस प्रकार से निकला, और इस प्रकार जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं 1986 का, ये जो बनाई गई थी 1986 की जो द्वितीय शिक्षा नीति जो थी, वो
उसको किस रूप में संज्ञा दी गई थी, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अंधकार में प्रकाश की किरण, ये इसे कहा गया था। मगर ये बेसिक अगर देखें, नैतिकता के अभाव में ये क्या हुआ, विकसित नहीं हो पाई, ये कहीं न कहीं ले डूबी, ये डूब चुकी। जिस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट था, जो ये कहा गया था कि अंधकार में, जिस प्रकार से अंधकार में यदि एक प्रकाश की किरण उस अंधकार को कहीं न कहीं दूर भगा देती है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें इस शिक्षा नीति के अंतर्गत थी। और इसमें अगर हम बात करें, साथ ही हमारी जो देश की संस्कृति है, लोक संस्कृति है, उनको संरक्षण में भी बल दिया गया है, क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसमें क्या दिया बल दिया गया। यदि इससे पूर्ण रूप से लागू किया जाए तो देश की शिक्षा में अधिकतर बदलाव लाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कहें ग्लोबल टाइप से अगर हम बात करें, भूमंडलीकरण के युग में भी हम अपनी क्या कर सकते हैं, पहचान बना सकते हैं और विश्व के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। हम अगर हम देखें तो विश्व के साथ हम कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आज अगर हम जो भी चीज़ें चाहे हम आर्मी के जितने भी गैजेट हैं, सैन्य उपकरणों की अगर हम बात करें, तो आज हम इतने अशिक्षित हैं, या कहें हम हमारी तकनीकी शिक्षा इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि आज हम जो चीज़ें हैं, चाहे हम फाइटर जेट की बात करें या बंदूक की बात करें, या फिर हम जो आधुनिक हथियार हैं या आधुनिक जो लड़ाकू विमान हैं, वो सारे डिफेंस से रिलेटेड जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं, वो क्या है ना, अन्य देशों पर हम, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, अमेरिका जैसे देशों पर हम क्या है, निर्भर हैं। हम आत्म सशक्त कब होंगे, जब हम इन चीज़ों पर भी हम क्या करें, अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। हमने कहा कि मेक इन इंडिया का नारा दिया, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई, वो जो मूर्ति बनाई वो विदेशी वर्कर्स के माध्यम से बनाई। आपने तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भारतीय जो मजदूर हैं या जो यहाँ के इंजीनियर हैं, उनको तो उनको मौके दिए ही नहीं, तो वो कहाँ से बनाते। तो कहीं न कहीं हमारे देश में भी शिक्षा प्रणाली को जो दुरुस्त करने में कहीं न कहीं सरकार की जो खामियाँ हैं, उनको सही तरीके से नहीं है। अब हम विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं, अब ये विश्व गुरु का सपना पूरा होता है, नहीं होता है, ये आने वाले समय में ही हम इससे अवगत होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।